तो बेटा जी आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वर्कशीट को। इसके अंदर हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे हैं और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस रखे हैं अब सब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Which of the following concentration unit is completely independent of temperature variations? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है, आप सोच के बता सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्यों है? मोलैलिटी के अंदर अगर आपने देखा हो तो रिस्क नहीं हुआ। ठीक है, तो मोलैलिटी के अंदर हमारा नीचे हम केजी लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा केजी होने के कारण ये नहीं आता। वेट फॉर अ मिनट। यस, हाँ, हम केजी में सॉल्वेंट लेते हैं, इसलिए इस टेम्परेचर पे केजी के अंदर जब लेते हैं तो उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का। और जो भी बच्चे इसका मोलैरिटी सोच रहे हैं तो उनको मैं कंफर्म कर दूं कि मोलैरिटी के अंदर हम वॉल्यूम लेते हैं और वॉल्यूम जो है हमारी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे एक्सपेंशन दिखाती है और डिक्रीज़ करने पे क्या नाम है वो दिखाएगी कंट्रैक्शन, कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम नहीं लेते हम, किलोग्राम से वेट लेते हैं इसका। वेट और वॉल्यूम में मेज़र करते हैं कितना है, एक्सपेंशन में फिर ज़्यादा आएगी और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो कम दिखेगी, बट वो होती उतनी है, इसलिए किलोग्राम ज़रा इंडिपेंडेंट रहता है। सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। तो हमारे KH की कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सोल्युबिलिटी। ये ग्रेटर होती है गैसेस के लिए विद लोअर सोल्युबिलिटी। जिन गैसेस की सोल्युबिलिटी कम है उनके लिए ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, हमारा जो KH है, और पार्शियल प्रेशर के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्युबिलिटी के। ठीक है, an ideal solution is formed when its component have in this question you have checked। ये कैसे है, जिनको भी डाउट आ रहा है, तो हमारा ये सोल्युबिलिटी जो है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे KH कांस्टेंट ले लें, मतलब कि पार्शियल KH और ये सोल्युबिलिटी, तो ये डिजिट डिवाइड में चला जाएगा, तो ये ऐसे ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपने अगर इसका आंसर सोच लिया क्वेश्चन 3 का, तो इसका आंसर हमारा होगा ए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये भी 0 है और ये भी 0 है। और वैसे आपको इसका भी बताना आना चाहिए, ये वाला और ये वाला हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आएंगे। 0 से अगर ये हमारा छोटा है तो नेगेटिव डेविएशन, और ये अगर बड़ा है तो पॉजिटिव डेविएशन। ये सब आपको पता होना चाहिए। वेट फॉर अ मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स शोज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ? तो फिनोल एनालाइन। Maximum boiling azeotrope is formed by a liquid mixture that demonstrates तो इसका हमारा होगा B, लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो मैक्सिमम वाले है वो नेगेटिव में बनती है, और पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स पॉजिटिव वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये थर्ड, ये हमारी फर्स्ट है, इसका मेरे हिसाब से B होना चाहिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय दें। B ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ इक्विमोलर solution of urea, glucose and sodium chloride are prepared, the highest osmotic pressure will be observed in सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तुम्हारा जो हाईएस्ट
ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में किया जाएगा। क्योंकि यूरिया एंड ग्लूकोज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। यूरिया जो हमारा और ग्लूकोज है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिसके कारण वाटर फैक्टर जो है इनका 1 हो जाता है, इसलिए इसकी हमारी पास वो बनती नहीं है क्या नाम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि वो आई पे भी डिपेंड करेगा। सोडियम क्लोराइड हमारा एक वो प्रॉपर वो है क्या नाम है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एक, और एक डीआइसिंग एजेंट भी है, तो इसलिए इसका जो वाटर फैक्टर है वो I=2 बनता है। NaCl 1 Na और 1 Cl, तो इसका यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, और 2 को हम प्रोडक्ट वाली साइड को डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट वाली साइड से =I, तो हमारा I यहाँ पे 2 बनता है, जिसके कारण इसका वाटर फैक्टर हमारा जो I है वो 2 हो जाएगा। और जिसके कारण ये डबल बनाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कंपेयर टू द इक्विमोलर सॉल्यूशंस, जिससे ज़्यादा यूरिया और ग्लूकोज के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमें किसको अलाउ करती है जाने के लिए? सोलवेंट मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट साइड इन द कंसंट्रेटेड साइड। ये समझ लो एक छलनी का काम करती है, जिसके अंदर से हमारे बाकी सारा सोलवेंट पास हो सकता है, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे। ठीक है। The value of water factor I for a completely dissociated dilute solution of potassium sulfate K2SO4 is, तो हमारा क्या बनेगा K2SO4 के लिए? तो हमारा K2SO4 के लिए ये बनेगा कुछ इस तरह 2 + 1 3, 3 डिवाइड उधर हमारा 1 ही है, तो ये हो गया I=3। An isotonic solution pair must possess identical values for which of the following physical variable a constant temperature। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, पोजेस कर रहा है आइडेंटिकल वैल्यूज, सेम वैल्यूज आ रही है, फिजिकल वेरिएबल्स सिर्फ फिजिकली वेरिएबल हमें दिख रहा है, वो भी एक ही टेम्परेचर पे। अगर हम रूम टेम्परेचर ले लें जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर हमें वेरिएशन दिखाई दे रही है, वेरिएबल है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोलर कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है प्रोसेस कर रहा है आइडेंटिकल वैल्यूज, सेम वैल्यूज दे रहा है, फिजिकल वेरिएबल्स, फिजिकल वेरिएबल कर रहा है सिर्फ फिजिकली, ठीक है, बाहर से, तो होगा मोलर कंसंट्रेशन। क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर हमारा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कि सेम सेमी परमेबल एट अ गिवन टेम्परेचर, सिंस जो हमारा इसका फॉर्मूला हुआ π=CRT फॉर 2 नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। कांस्टेंट टेम्परेचर्स इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये बचा हमारा CR। तो जो हमारा मोलर कंसंट्रेशन है ये भी, ये देखो जो हमारा T है उन्होंने कहा वो सेम है, ये हमारा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, टेम्परेचर हमारा सेम है, और जो हमारी वैल्यूज़ है वो भी आइडेंटिकल आ रही हैं, तो हमारा ये जो है R ये भी हमारा कांस्टेंट रहता है, गैस कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर ये लेंगे ना हम 0.82, तो हमारा सिर्फ जो C है क्या नाम है मोलर कंसंट्रेशन वो रहेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फिलिंग द ब्लैंक्स रखे है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव आइटम्स। ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स जनरली डैश विद एन इंक्रीज इन एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर decreases। Dissolving a gas in a liquid is an exothermic process, जिससे कि जो हमारा डेल्टा H है वो लेस हो जाता है। ठीक है। According to Raoult's law, the relative lowering vapor pressure फर्स्ट वाला of a solution containing a non-volatile solute is equal to the dash of the solute
किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुई हमारी, बाद में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। P1 नॉट P1 P नॉट P1 x2, ये हमारा सॉल्यूट होएगा, ठीक है। ये हमारी मोल फ्रैक्शन है ऑफ सॉल्यूट। तो हमारी सॉल्यूट के ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये मोल फ्रैक्शन है, ये हमारा फर्स्ट लॉ रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, इसलिए इसका आंसर हमारा मोल फ्रैक्शन होगा। मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि आंसर लोग तो आपको मैंने बता ही दिया है। मिक्सचर्स विच डिस्टिल ओवर विदाउट अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन एट अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टेम्परेचर आर रिकॉग्नाइज्ड एज। पूरा इसके ऊपर इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा तो नहीं फिर भी टॉपिक बनाया हुआ है, एजियोटॉप्स। एक लिक्विड के अंदर हमारा XAB और XB मोल कंसंट्रेशन है, तो अगर वो वेपर बन जाए तो भी उसकी जो हमारी कंसंट्रेशन है वो XAP प्लस XB ही रहेगी, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए B का मतलब, ठीक है, आर नोन एज द इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट आर। आई थिंक इसका फॉर्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन 14। यूनिट्स क्या है हमारी, kg मोल इनवर्स, तो इसके फॉर्मूले से ही निकल जाएंगी। KB का फॉर्मूला हमारा MRT स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा मिक्स चेंज, ठीक है। When a solute undergoes a molecule association reaction inside a chosen solvent, its resulting want of factor I is always then unity। तो आंसर अगर सोच लिया तो इसका आंसर है लेस देन यूनिटी। तो हमारा वांट ऑफ फैक्टर I होगा वो लेस देन यूनिटी होगा मोलिकुलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स रिलेटिव टू व्हाट was original dissolved। Pure water boils at 373.15 Kelvin, 373.15 Kelvin. If a pinch of common salt is dissolved in the boiling point of the result aquatic solution will be then 373.15 Kelvin। ग्रेटर होगा हमारा जो वो है बॉइलिंग पॉइंट, वो बढ़ जाएगा जब उसका कोई नॉन वेपराइज मतलब कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम उसमें डाल देते हैं तो उसका वेपर वो बढ़ जाता है। फ्रीजिंग में भी ऐसा रहता है, फ्रीज के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। द एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू कम्प्लीटली स्टॉप द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। State the precise mathematical station between the solubility of a gas and its partial pressure over a liquid layer as defined by Henry's law। चलो ये थोड़ा अब आगे तो गए हम, तो हमारा क्या बनेगा KH डॉट X मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। What does an aquatic animal feel? Aquatic animal feel signify more comfortable in a cold water, warm water। तो हमारा ये सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। जब हमारा सी वाटर जो है वो कोल्ड रहता है तो उसके अंदर हमारी जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा क्यों होगी? Dissolution of oxygen gas in water is exothermical process। In accordance with Henry's law and temperature rules, the solubility of oxygen is increases temperature of the water drops because cold water varies contain a certainly high concentration of dissolved oxygen। warm water से मुकाबले ज़्यादा।
अब वार्म वाटर के अंदर क्या होता है, हमारा वेपर्स बन के उड़ जाता है, जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी और मछलियों को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर कोल्ड रहेगा तो वेपर्स बहुत कम होंगे और जिसके कारण ऑक्सीजन की डिजोल्टी ज़्यादा होगी। कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की अगर ज़्यादा होगी तो मछलियाँ आराम से सांस ले पाएंगी। ये हमारी मेरे ख्याल हेनरीज लॉ की एक वो आती है एप्लीकेशन, ठीक है। बट फिजिकल कंडीशन और ऑब्जर्वेशन triggers a liquid system to enter stage of dynamic boiling. एक लिक्विड जो सिस्टम है हमारा वो एंटर कर देता है डायनेमिक बॉइलिंग के अंदर। ये इन्होंने दिया ना डायनेमिक बॉइलिंग। When its vapor pressure become exactly equal to the surrounding external atmospheric pressure. एक लिक्विड हमारा जो है वो तब बॉईल करना शुरू करता है जब उसका प्रेशर जो है वो 1 atm, मतलब कि जो हमारा बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो उसके इक्वल हो जाए तो वो बॉईल करना शुरू कर देगा। वो अपना पहले प्रेशर बढ़ के भग के इतना करेगा, मतलब कि बॉयल हो के बूंदे बनाएगा फिर बॉयल होगा, इतना करेगा जब उसका 1 atm हो जाएगा तो वो बॉयल करना शुरू कर देगा प्रॉपरली एट द स्पेसिफिक पॉइंट। उसी स्पेसिफिक पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर का हमारा 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन वो भी ऊपर आए थे हमारे पास। वेपराइजेशन इज नो लॉन्गर कन्फर्म ड्यू टू द सरफेस बबल्स ऑफ वेपर बीइंग फॉर्म्ड। सरफेस पे हमारे बबल्स आती है जिसके कारण की थोड़ी सी आगे स्लो भी हो सकती है रैपिडली थ्रू आउट द एंटायर बल्क वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और बल्क ऑफ वॉल्यूम में लिक्विड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी फिजिकल सिचुएशन है, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड सिस्टम टू एंटर द स्टेज ऑफ डायनेमिक बॉइलिंग। वो बॉइलिंग कब करना शुरू करेगा, जब उसका प्रेशर जो है 1 atm से इक्वल हो जाएगा और वाटर का आप शो कर देंगे कि वाटर का इतना होता है। और एक डायग्राम बना देना छोटा सा वाटर का, 2 बार डायग्राम बना देना, एक ये बना देना ऐसे, 1 2 तीसरा ये वाटर लिख देना, चौथा पॉइंट ये लिख देना और 5वां ये लिख देना। मार्क्स कंप्लीट, ये भी हो गया। स्टेट द प्री प्राइस मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकली पूरा आपको ये डेरिवेशन करके दिखानी है। पार्शियल प्रेशर और लेयर डिफाइंड बाय हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट लिख देना, एक डेरिवेशन और एक एप्लीकेशन। सी वाटर वाली लिख देना, बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल प्रेशर वैसे यहाँ पे आपको वाली लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये एप्लीकेशन नहीं है, ये यूज़ है। बताया जा रहा है कि हमारा जो ये है ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, जो हेनरीज लॉ उन्होंने क्या बताया है। एप्लीकेशन में तुम्हारी वो आएंगी। यहाँ पे आप यहाँ बेंड की सिचुएशन लिख देना, यहाँ एनॉक्सिया लिख देना। ऊपर जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो तो हम पे लगता है वो कम होता है। जब नीचे जाते हैं तो हम पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। सी में प्रेशर ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे प्रेशर कम है। तो एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, स्टॉप द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये भी हो गया कि हमारी ये रोकती है, ठीक है। तो सारी